मंच पर विराजमान और सभागार में आसीन सभी विद्वत जनों के अंतर में विद्यमान गुरु तत्व को मेरा प्रणाम। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के गरिमामय सौजन्य में मुझे आपसे दो बातें करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सर्वमान्य सम्मेलन अध्यक्ष श्री विश्वास पाटिल जी, पूर्वाध्यक्ष डॉक्टर तारा भवालकर जी, स्वागत अध्यक्ष श्री शिवेंद्र सिंह राजे भोसले जी, साहित्य महामंडल अध्यक्ष प्राध्यापक श्री वीरेंद्र जोशी जी का हृदय से आभार प्रकट कर रही हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ आने का और अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन को संबोधित करने का आमंत्रण दिया। सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मुझे सतारा में आयोजित मराठी साहित्य सम्मेलन की 99वीं वर्षगांठ का उद्घाटन करने का सुअवसर दिया है। बस 100 साल पूरा होने में एक ही साल बचा है, तो अभी से हमें पूरी तरह से उसको मन में बसा लेना चाहिए। मैं हिंदी भाषी हूँ, मराठी माय भाषा के तौर पर नहीं जानती, पर मैं मराठी साहित्य की सदैव से प्रशंसक और रसिक पाठक रही हूँ। जाहिर है कि मैंने वो मराठी साहित्य हिंदी में अनुदित रूप में ही पढ़ा है, मगर इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि मराठी और हिंदी भाषाओं के बीच रस की इतनी समानता है, उसमें स्वर, व्यंजन और रस और जो लिपि है वो भी हमारी एक है। तो उस तरह से मराठी का जो सोम रस है वो हिंदी में अनुदित होने पर भी उसमें बचा रहता है और पाठक तक पहुंचता है और उसे तृप्त करता है, जैसे मुझे तृप्त करता रहा है। आप लोग को सुनाई दे रहा है ना? जो मैंने पहली मराठी की पुस्तक पढ़ी थी हिंदी अनुवाद में, वो शिवाजी सावंत की मृत्युंजय थी 1976 में। मेरे ख्याल से हिंदी भाषी पाठक जितने भी हैं उन्होंने सबसे पहले मृत्युंजय ही पढ़ी होगी। मेरे लिए तो ख़ास तौर पर कर्ण महाभारत के सर्वाधिक प्रिय और प्रभावी पात्र थे, इसलिए मृत्युंजय का पढ़ना मेरे लिए जितना मुझे प्रभावित करने वाला था उतना ही मेरे मन और मानस को गहरे स्पर्श करके उद्वेलित करने वाला था। वो एक बड़ा मेरे लिए अनुभव था जिसके कारण मेरे मन में मराठी साहित्य के लिए और भी प्रशंसा उत्पन्न हुई। उसके बाद मैंने उनका 1997 में छपा छावा भी पढ़ा, छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी के बारे में जो है। बट जाहिर है कि मृत्युंजय की तरह उसने मेरे हृदय की घंटियों को नहीं बजाया, मगर वो मेरा अपना निजी एहसास था। पुस्तक से वो कुछ कमतरी नहीं करता। फिर मेरा ये जो भावुक स्नेह संबंध था मराठी लेखन से, वो बढ़ता ही चला गया, कभी कम नहीं हुआ। उसके बाद शायद आपको थोड़ा अचरज हो कि जिस लेखक को मैंने पढ़ा और पढ़ा ही नहीं, हृदय के तंतुओं में बसा लिया, वो दलित लेखक नामदेव धसाल थे। और उनकी पत्नी मलिका अमर शेख की भी कविताएं मैंने बहुत मन से लगकर पढ़ी। एक वाक्य जो नामदेव धसाल ने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि क्या
नाराज़गी और विद्रोह ये कविता के आधार हो सकते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया था कि मेरे कविता में तांडव है, लास से नहीं है। उसमें रौद्र रस है, श्रृंगार रस नहीं है। और ये जो लय तांडव की है वही हर देश की हर भाषा में प्रतिध्वनित होनी चाहिए। और यही हुआ भी। 1980 के बाद से हम सभी जानते हैं कि कवि, लेखक और उसके अलावा एक मानव कार्यकर्ता की तरह नामदेव भिसाल का नाम पूरी दुनिया में जगमगा रहा था। 2007 में दिलीप चित्रे ने उनकी कविताओं का अंग्रेजी में एक अनुवाद मिनट किया। मृदुला मैम, मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करती हूँ। मैं थोड़ी सी आपसे क्षमा मागती हूँ। त्या थोड्याशा लांब उभ्यात माईकपासून पोहोचायचा प्रयत्न करतोय आम्ही, कृपया थोडंसं सहकार्य अब करा। सुनाई दे रहे है? मैं तो कितनी बार पूछ चुकी हूँ, सुनाई दे रहे है? कैन यू हियर मी? 2007 में दिलीप चित्रे ने अ करंट ऑफ ब्लड नाम से उनकी कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उसके बाद तो वो जैसे तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए, दलित कार्यकर्ताओं के लिए और दलित विभेद को मिटाने के लिए तत्पर लोगों के लिए, दलित अस्मिता को उजागर करने वालों के लिए वो एक बाइबल जैसा बन गया। सभी उसको उद्धृत करते थे, वो उनके लिए एक धर्म ग्रंथ बन गया था। इससे जुड़ी हुई मैं एक निजी घटना आपको सुनाना चाहती हूँ। एक निजी बहुत दिलचस्प किस्सा है। 2012 में मेरी पोती अमेरिका में स्क्रिप्स नामक यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में साहित्य और थिएटर पढ़ रही थी। उस समय उनकी टीचर ने उनसे कहा कि वो स्पीकिंग पोइट्री, जिससे उनका मतलब प्रोटेस्ट पोइट्री से था, मंचस्थ विद्रोही कविता से था, उस पर लिखें। तब मेरी पोती ने उन विद्रोही कविताओं में नामदेव धसाल और मल्लिका अमर शेख की कविताएं भी उद्धृत की। ये करने पर उसकी टीचर ने कहा कि तुम्हें खाली सिर्फ अमरीकी कवियों को ही उद्धृत करना था। तब जो श्रृंगी ने कहा, जो मेरी पोती ने कहा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसने कहा कि अगर आप विद्रोही कविता, मंचस्थ विद्रोही कविता पर का इतिहास लिख रहे हैं और उसमें नामदेव धसाल और मल्लिका अमर शेख का नाम नहीं है, तो वो इतिहास अधूरा है और अधूरे इतिहास की कोई मान्यता नहीं होती। अंततः टीचर भी इस बात को मानी और उसने कहा, तुमने 2 प्रहार किए हैं, एक दलित अस्मिता की तरफ से और एक स्त्री नारी अस्मिता की तरफ से। तो ये बातें मुझे एक तरह से मेरी पोती ने दोबारा से मुझे वो बातें सिखाई जो मैं हमेशा से जानती थी। सिर्फ दलित लेखक ही नहीं, मैं मराठी के सभी जाने माने लेखकों को पढ़ती रही हूँ। जो पहले इन दलित लेखकों में, ये क्या नीचे आ गया क्या? ज़रा इसको ठीक करना। ठीक है। अच्छा, दलित लेखक काफ़ी अपनी आत्मकथाएं लिखते रहे हैं और उनमें सबसे पहले मराठी में ही आत्मकथाएं लिखी गई दलितों की। उसमें उर्मिला प्रवार और श्रवण कुमार लिम्बाले से मेरा मिलना भी हुआ, पढ़ना भी हुआ और काफ़ी समय मैंने उनके साथ बिताया भी। तो मुझे दलित मराठी साहित्य से एक तरह का विशेष स्नेह रहा है। पर उनके अलावा भी मैंने आपके जितने भी लब्ध प्रतिष्ठित लेखक रहे हैं उन्हें पढ़ा है। सबसे पहले मैंने
1972-73 में भालचंद्र नेमाड़े जी का पहला उपन्यास कोसला पढ़ा था। लिखा तो वो 1963 में ही गया था, मगर उस पर एक गोष्ठी NBT में हुई थी 72-73 में, और उसमें मैंने भाग लिया था। मैंने तभी लिखना शुरू किया था। तब बार बार ये बात हो रही थी कि क्या कोई उपन्यास बिना एक भी स्त्री पात्र के लिखा जा सकता है? क्या उसमें वो सरसता होगी कि पाठकों को वो रोमांचित करे? मेरे मन में भी ये प्रश्न उठा था, मगर मैंने जब वो उपन्यास पढ़ा तो उसने इस तरह मुझे अपने मोह पाश में बांधा, इस तरह मुझे अपने गिरफ्त में लिया कि मैं समझ गई कि उपन्यास में उसको पठनीय बनाने के लिए, उसको दिलचस्प बनाने के लिए जेंडर का कोई हस्तक्षेप होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सिर्फ पुरुष पात्र भी वो ताना बाना बुन सकते हैं जिससे आप मंत्रमुग्ध हो सकें। उसके बाद मैं बराबर उनको पढ़ती रही और अंत में उनका मैग्नम ओपस हिंदू पढ़ा, जो अनेक सदियों के बारे में है, मगर और उसको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है। मगर मुझे जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने प्रभावित किया वो उनका ये कहना था, माध्यम था उपन्यास के माध्यम से कहना था कि आपका धर्म, आपका मज़हब कोई भी हो, आप जीते हिंदू संस्कृति में हैं, इसलिए आप हिंदू हैं। इसका संबंध संस्कृति से है, धर्म मज़हब से नहीं है। और इसीलिए वो गालिब के अशार इतने मानीखेज ढंग से अपने उपन्यास में पिरो सकें, और मेरे लिए उनका गालिब के अशारों को देना ही बहुत एक ऐसा तत्व था जिसने मुझे भीतर तक आज तक एक रस से सराबोर किया हुआ है। और भी बहुत लेखक थे जिनको पढ़ा, मगर एक बात मैं कहना चाहूँगी कि मराठी साहित्य धारा में जिस तरह नाटकों का हिस्सा रहा है, भाग रहा है, जिस तरह नाटक लिखे और खेले गए हैं, उस तरह के उच्च कोटि के नाटक हिंदी में नहीं हैं। और हिंदी में हम शायद थोड़ा सा मराठी से इस मामले में पीछे हैं। सबसे पहले तो खैर विजय तेंदुलकर के उपन्यास शांतता कोर्ट चालू आहे और सखाराम बाइंडर मैंने पढ़ा और देखा कई भाषाओं में, हिंदी में, मराठी में, संस्कृत में, अंग्रेज़ी में, अनेक भाषाओं में देखा। उस समय वो जो दो नाटक थे वो विरोध और प्रतिरोध, नाफरमानी या अवज्ञा के प्रतीक बन गए थे और पूरे हिंदुस्तान में उनकी बात होती थी। उसके बाद तो इसका कोई अंत ही नहीं हुआ। मैं बराबर नाटक देखती रही, पढ़ती रही, मगर जो मेरे हृदय के करीब जो मेरे एक प्रिय नाटककार हैं वो महेश एल कुंचवार हैं। उन्होंने अनेक नाटक लिखे हैं जो मैं बराबर पढ़ती रही हूँ। सुनाई दे रहा है? 10 people here? ये यातना घर से शुरू हुआ 1970 में, फिर वासना कांड, फिर पार्टी को लेके बहुत कुछ ऑब्जेक्शंस हुए, बहुत आपत्तियाँ हुई, मगर मैं समझती हूँ कि जिस लेखन पर आपत्ति हो वही बड़ा लेखन होता है। उसके बाद जो उन्होंने वादा चिरेबंदी लिखा वो पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर है। वो खाली एक घर या एक मोहल्ले की बात नहीं है। प्रतिबिंब देखते हुए मैं स्वयं अपने को दर्पण में तब्दील होते हुए पा रही थी। और फिर 2000 में सोनाटा आया। सोनाटा का बहुत तरह से
पसंदगी भी जाहिर की गई उसके लिए और नापसंदगी भी। उसके बाद में उसके ऊपर फिल्म भी बनी और फेमिनिस्ट उसको लेके काफ़ी मुग्ध थी। हालांकि उस पर मेरा महेश एल कुंशवार से कुछ असहमति भी हुई, कुछ बहस भी हुई। उन्होंने जो उस नाटक में दिखलाया है वो ये है कि जो स्त्रियां हैं, हम जैसी जो स्त्रियां हैं, वो अपनी निजी बातें बड़ी आसानी से दूसरी स्त्रियों से कह देती हैं, खुलकर बातें करती हैं, जैसे कि पुरुष नहीं करते। इसीलिए पुरुष मालिकाना हक जमा सकते हैं, क्योंकि उनकी गोपनीय बातें लोगों को पता नहीं होती। तो मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी और मैंने महेश जी से कहा कि जब पुरुष शराब पी रहे होते हैं साथ बैठकर, या जब वो लॉकर रूम में होते हैं, तो वो खासकर अपनी स्त्रियों से संबंधों के बारे में इतनी गोपनीय और निजी बातें करते हैं कि कोई स्त्री शायद वो करने की हिम्मत ना करे। तो हमारा इस पर काफ़ी हमारी बहस हुई, मगर बात ये है कि सभी को ये बात अच्छी लगती है, दिलचस्प लगती है, मज़ेदार लगती है कि स्त्रियां अपनी गोपनीय बातें बतला देती हैं और वो जानना चाहते हैं कि वो गोपनीय बातें क्या हैं। अब धीरे धीरे स्त्रियों ने भी अपनी मायनोशी की महफिलें जमानी शुरू कर दी हैं, तो धीरे धीरे हो सकता है कि पुरुषों को उन गोपनीय बातों के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम हो जाए। आखिर में मैं आती हूँ सम्मेलन अध्यक्ष विश्वास पाटिल जी पर, जिनसे मेरा निजी कुछ संबंध बना। आप सभी जानते हैं कि उनका सबसे मशहूर और महत्वपूर्ण नाटक तो झाड़ा झड़ती है, जो 1992 में लिखा गया था, जिसे साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला और जिसका अंग्रेज़ी में अनुवाद हुआ डर्स फॉर द डैम्ड। और वो पूरी दुनिया में इसलिए मशहूर हुआ क्योंकि वो उन लोगों के बारे में था जो कहने को विकास के लिए बलि दिए जाते हैं। जब भी कोई डैम बनता है, कोई कारखाना लगता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, तो उसमें किसकी ज़मीन जाती है? गरीब लोगों की ज़मीन जाती है और गरीब लोगों का रोज़गार जाता है और गरीब लोग, किसान लोग धीरे धीरे दिहाड़ी के मज़दूर बनते जाते हैं। अभी जब कोविड हुआ, हमने देखा कि ये जो दिहाड़ी के मज़दूर थे, जिन्हें पता नहीं क्यों हम प्रवासी मज़दूर कहते हैं, जैसे वो किसी दूर देश से आए हों, जबकि वो इसी देश के वासी हैं, उन लोगों का ये हाल हो गया था कि उनके पास ना रोज़गार था, ना पैसे थे, ना खाने को कुछ था और ना उन्हें गांव वापस भेजा जा रहा था, जाने दिया जा रहा था। वो पैदल भी चले तो उन्हें रोका गया। ये दयनीय स्थिति इसीलिए हुई क्योंकि विकास के नाम पर हम उनका हमेशा से बलिदान करते आए हैं। अगर उस समय सिख गुरुद्वारों ने लंगर ना किए होते और उनकी देखा देखी अन्य संस्थाओं ने भी लंगर ना खोले होते, तो न जाने हमारी सड़कें कितनी लाशों से पट जाती। लाशों से तो अब भी पटी, सड़कें भी, रेल के डिब्बे भी, क्योंकि रेलें चली तो पहुंची नहीं, चली तो कम चली, पैदल चलते लोग जहाँ तहाँ मरते रहे। मगर ये वाला वक्फा, ये वाली त्रासदी हर प्रांत में हुई और आप सबने देखी। अब मैं बात करना चाहती हूँ जो मराठी दलित लेखन रहा, झाड़ा झड़ती के बारे में मैं ये कहूँगी कि ये एक गैर दलित लेखक ने लिखा। जिस लेखक ने लिखा वो दलित नहीं था, मगर जो उपन्यास है वो दलित लेखन है। वो दलितों की व्यथा को इतनी खूबी से कहता है, इतने मन से कहता है, इतने जिगरे से कहता है कि वो दलित लेखन बन जाता है। मराठी लेखन का मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा योगदान ये है
कि उसने बाकी भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में दलित लेखन की शुरुआत की। उससे प्रेरणा पाकर वो दलित लेखन लिखा गया। जैसे कि हिंदी में 1997 में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने झूठन, मोहनदास नेमिष राय ने अपने अपने पिंजरे, तुलसीराम ने मुर्दैया लिखा। ये सब आत्मकथाएं थीं और वो दलितों का शोषण था और उन्हें जो सब हर तरह के मानवीय अधिकारों से वंचित किया जाता था उसके ऊपर था। मगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप जो दलित नहीं हैं, जो कहते हैं कि हम दलित लेखक नहीं हैं, वो जब इन उपन्यासों को पढ़ते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि ये यथार्थ की सही अभिव्यक्ति है। यही दलित लेखन ही सही यथार्थ है। और हम गैर दलित भले हों, मगर किसी भी दिन, किसी भी समय ये हमारा भाग्य हो सकता है। हम इसी तरह जी सकते हैं। इन पुरुष दलित लेखकों में हिंदी की जो पहली स्त्री लेखक थी जिसने दलित लेखन किया, वो कौशल्या बैसंत्री थी। दोहरा अभिशाप उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसमें जाति शोषण के साथ जेंडर शोषण भी आ जाता था। अब इसमें मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी, तो हालांकि वो शादीशुदा थी, विवाहित थी, उन्होंने अपने पति के बारे में नहीं लिखा, पति से जो उनको शोषण मिलता था उसके बारे में नहीं लिखा। उन्होंने अपने माता पिता और अपने नाना नानी के जो बचपन में नागपुर के पास रहते थे, उन्होंने जो संघर्ष किया, जो दुख झेला, जो संतरास झेला, और ख़ुद वो भी वहाँ बच्ची थी, उसके बारे में लिखा। तो एक तरह से वो मराठवाड़ा में थी और हम कह सकते हैं कि मराठी साहित्य का उन पर गहरा असर हुआ। आजकल और जगह भी और स्त्रियाँ लिख रही हैं। आप जो यहाँ इतनी प्रबुद्ध स्त्रियाँ बैठी हुई हैं, मैं समझती हूँ सभी को स्त्री लेखन में दिलचस्पी होगी। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज दलित आत्मकथाएं हिंदी भारत की हर भाषा में लिखी जा रही हैं। मलयालम में बामा ने लिखी है कारुक्कू नाम से, और उसकी असल बात ये है कि वो सिर्फ बाकी देश में जो शोषण होता है दलितों का, सिर्फ उसके बारे में नहीं है, चर्च के भीतर शोषण होता है उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है, क्योंकि वो पहले नन थी और बाद में उन्होंने चर्च छोड़ के वो बाहर आ गई थी। इसी तरह केजे बेबी मलयालम में लिखते भी हैं, फिल्में भी बनाते हैं। मुझे नहीं पता आपको इस सब में कितनी दिलचस्पी है, मगर मैं मानती हूँ कि होनी चाहिए, वैसे ही जैसे मुझे मराठी साहित्य में दिलचस्पी है। आखिर में मैं थोड़ी हल्की फुल्की बात करना चाहती हूँ। विश्वास पाटिल जी का जो बहुत ही एक अभिनव किस्म का उपन्यास है, द ग्रेट कंचना सर्कस, पढ़ा है आप लोगों ने? आप लोगों ने पढ़ा है? पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। उसमें सर्कस की जो पूरी ज़िंदगी है, उसमें जो जानवर काम करते हैं उनके, और जो नट और नटियाँ हैं जो वहाँ काम करती हैं, उस सब के बारे में बहुत गहन शोध के बाद लिखा है। वही नहीं, जब उन लोगों को बर्मा युद्ध होने के कारण भागना पड़ता है, तब उस जंगल में से, उस बीहड़ जंगल में से पैदल आने के बारे में भी उन्होंने बहुत शोध के बाद लिखा है। ये मेरा सौभाग्य था कि इस उपन्यास के हिंदी अनुवाद का आमुख प्रकाशक ने मुझसे लिखने को कहा, और मुझे लिखते हुए जो उच्छ्वास महसूस हुआ, जो मुझे मैं स्तब्धता मैंने महसूस की, उसकी वजह से मुझे इसका आमुख लिखने में बहुत खुशी हुई, और मैं उसके लिए विश्वास पाटिल जी की अनुग्रही हूँ। मेरा अपना मानना है कि हम
शायद अब भी दलित लेखकों से प्रेरणा लेते जा सकते हैं। मैंने इतने दलित लेखकों का नाम इसलिए लिया क्योंकि मेरी मान्यता है कि दलित लेखन ही मराठी लेखन के मध्य में है। मराठी लेखन की आत्मा दलित लेखन है और मराठी लेखन जनक है दलित लेखन का अन्य भाषाओं में। जो आत्मा भी हो और जनक भी हो, यानी जो नारी भी हो और नर भी हो, उससे ज़्यादा और कोई क्या हो सकता है। तो इस अर्धनारीश्वर मराठी साहित्य को मेरा कोटिश कोटिश प्रणाम।